नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर आईटीआई अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में बढ़े टॉपिक पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। यह पूरा पाठ हम 3 हिस्सों में कवर करेंगे। पहले भाग में हम थोड़ा परिचय करेंगे सैनिटेशन से, उसके बाद हम जानेंगे अलग अलग जॉइंट्स के बारे में, अलग अलग तरीके के पाइप्स के बारे में। जब हम दूसरे भाग में आएंगे तो वहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि सैनिटेशन और हाउस प्लम्बिंग में क्या कनेक्शंस है, क्या रिश्ते हैं, और उसके साथ ही साथ हम जानेंगे अलग अलग प्लम्बिंग सिस्टम्स के बारे में। और तीसरे भाग में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि सुएज ट्रीटमेंट या वाटर ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है। तो आइए हम अपने पहले भाग के साथ शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन से हम क्या समझते हैं। देखिए, जब हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन से, तो हम कहीं ना कहीं आपके घरों तक सप्लाई होने वाले जल यानी कि पानी की बात कर रहे होंगे। फिर उसके बाद आपके द्वारा इस्तेमाल करे जाने के बाद उस पानी को जो गंदा हो चुका है उसको किस प्रकार हम नज़दीक की नदी तक सुरक्षित रूप से निस्तारित कर सकें, उसके बारे में चर्चा कर रहे होंगे। यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि स्वच्छ जल तो हमें हमेशा ही आवश्यक है, हमारे लिए ज़रूरी है। मसलन हम पानी का इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं, क्लीनिंग के लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए करते हैं। उसके साथ ही साथ हम पेड़ पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं, आग लगने के समय पे हम अग्निशमन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं पानी। इस तरीके से अलग अलग, अगर हमने कोई जानवर पाल रखा है, पशु पक्षी हैं, उनके लिए पानी की आवश्यकता है जो हमने पाल रखे हैं। कपड़े धुलने के लिए ज़रूरी है। तो ये जितने भी काम हैं जो पानी से डील होते हैं, इसमें हमें यह समझने की आवश्यकता होगी कि जो पानी की क्वालिटी है, जो उसका शुद्धता है, वो ठीक होनी चाहिए, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। पीने के लिए एक अलग स्टैंडर्ड है, और आपके घरेलू इस्तेमाल के लिए, मसलन साफ़ सफाई के लिए जो पानी चाहिए उसके लिए स्टैंडर्ड्स अलग हैं। साथ ही अगर आपको कृषि कार्य के लिए यानी खेती के लिए पानी चाहिए तो उसके लिए अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो हम जब इन सभी को समेकित करके देखने का प्रयास करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जल का स्वच्छ होना ज़रूरी है। लेकिन एक बारी जब हम स्वच्छ जल को इस्तेमाल कर लेते हैं, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर आपने साफ़ पानी से अपने कपड़े धुल दिए, तो धुलने के बाद जो पानी आपके बाथरूम से, आपके वॉशरूम से निकलता है, वो गंदा हो चुका होता है, उसकी क्वालिटी डिटोरिएट हो चुकी होती है, गिर चुकी होती है। तो उस पानी को जो गंदा हो चुका है उसको सुरक्षित रूप से किस प्रकार निस्तारित किया जाए, ये सारा कुछ सैनिटेशन के अंतर्गत आता है। अब अगर हम बात करें तो आपूर्ति होने वाले जल यानी कि आपके घरों तक आने वाला जल, उसका शोधन होना आवश्यक है। देखिए, स्रोत हमारे पास अलग अलग हैं। अगर मैं स्रोतों की बात करूं कि जल के कौन कौन से स्रोत हैं, तो एक तो सरफेस वाटर है जिसमें नदी, तालाब, झील, ये हमारे सरफेस स्रोत हैं, यानी कि सतह पे मौजूद जल के स्रोत। दूसरा ये है अंडरग्राउंड वाटर्स, मतलब ज़मीन के नीचे से हम ट्यूबवेल लगा करके या सबमर्सिबल पंप लगा करके जो पानी निकालते हैं उसको सब सरफेस या कह सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर्स कहते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है हमारे पास हमारे पास पानी उपलब्ध होने का, वो है प्रेसिपिटेशन, यानी कि आसमान से पानी का नीचे आना। वो कई फॉर्म में आता है, वो बर्फ़ के रूप में आ सकता है, वो बारिश के रूप में आ सकता है। तो एक बारी जब वो बारिश का पानी सतह को छू लेता है तो फिर से उसमें वो प्रदूषित हो जाता है, उसमें कुछ खामियां आ जाती है, उसकी क्वालिटी डिटोरिएट हो जाती है, गिर जाती है। तो ऐसे स्थिति में ये जो तीनों स्रोतों की बात हमने किया, रेन वाटर या प्रेसिपिटेशन, सब सरफेस वाटर यानी कि ज़मीन के अंदर का पानी, सरफेस वाटर यानी सतह पर उपलब्ध पानी, इन तीनों को ही जब हम किसी घर में या किसी कॉलोनी में, किसी सोसाइटी में पीने के लिए सप्लाई करते हैं, आपूर्ति करते हैं, तो इससे पहले उनका शोधन करना ज़्यादा आवश्यक है। शोधन से मेरा तात्पर्य ये है कि उनका पहले जांच किया जाएगा कि इसमें यह पीने योग्य है, सारे पैरामीटर्स इसमें ये फुलफ़िल कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा होगा तो उसकी आवश्यकता के अनुसार हम उसकी साफ़ सफाई करेंगे, उसमें डिसइंफेक्टेंट्स डालेंगे, यानी कि जो जीवाणु हैं उनको मारने का भी प्रयास करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी जल जो आपके घरों तक आपूर्ति की जाती है उसका शोधन होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्रोत पर ज़रूरी नहीं कि वह पानी स्वच्छ हो,
पीने योग्य हो। आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखते हैं कि आपूर्ति के जो संसाधन हैं हमारे पास, उनका चुनाव करना बहुत ही आवश्यक है, सही चुनाव आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? सबसे पहले तो जितनी मात्रा पानी की आवश्यक है किसी कॉलोनी, सोसाइटी या किसी घर तक, उतना पानी बिना किसी समस्या के, बिना किसी अवरोध के वहाँ तक उपलब्ध कराया जा सके। दूसरा ये है कि जब हम स्वच्छ जल सप्लाई करते हैं, आपूर्ति करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा न हो कि रास्ते में, यानी कि आपूर्ति करते समय ही उसमें कुछ कंटामिनेशन हो जाए, कुछ उसमें प्रदूषित जल मिल जाए या कुछ और भी उसमें ऐसे तत्व मिल जाएं जिससे कि पानी की क्वालिटी फिर से गिर जाए, डिटोरिएट हो जाए। तो सही जो जलापूर्ति के संसाधन हैं उनका चुनाव करना बेहद आवश्यक है। ये सभी हम पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन के अंतर्गत देख रहे हैं। और आखिरी में क्या है कि घरों से, आपके कारखानों, कल कारखानों से, फैक्ट्री इंडस्ट्री से जो पानी इस्तेमाल के बाद निकलता है, मैंने पहले ही आपसे के साथ चर्चा कर लिया है कि उसकी क्वालिटी गिर चुकी होती है, वो पहले जैसा स्वच्छ नहीं रह जाता। तो अगर हम उस गंदे पानी को सीधे अगर हम नदी में डाल देते हैं तो क्या होगा, नदी का पानी खुद भी प्रदूषित हो जाएगा। आज हमारे समाज में, हमारे देश में ये बड़ी समस्या है कि जो हमारे पास नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं, नदियां हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुके हैं। यद्यपि सरकारें बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही हैं उनको स्वच्छ करने की, साफ़ सुथरा करने की, लेकिन फिर भी हमें यह समझना होगा कि अगर हम कोई भी घर से निकलने वाला वेस्ट वाटर, यानी कि गंदा पानी, बिना किसी शोधन संयंत्र, यानी कि जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट है, बिना वहाँ ले गए अगर हमने नदियों में डाल दिया, तो वो जो हमारे प्राकृतिक धारा है नदी की, उसको वो यह स्वाभाविक है कि उसको वो गंदा करेगा। इससे समस्या क्या उत्पन्न होगी, जलीय जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। मसलन नदी के अंदर अगर आपको मछलियां हैं, अगर आपके पास वहाँ पे उपलब्ध हैं, तो उन्हें सांस लेने तकलीफ़ होगी, उनका जीवन यापन नहीं हो पाएगा, वो मछलियां मर जाएंगी और भी जलीय जीवन प्रभावित होगा। उस पानी को अगर किसी तरह हम पीने के लिए सप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उस पर जो लोड है वो बहुत ज़्यादा आएगा। यह मैंने 2 शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उसको एक बारी परिभाषित करके फिर आगे बढ़ूँगा। आने वाले 3 सेगमेंट्स में अगर मैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करूँगा तो आपको यह समझना है कि हम ऐसे संयंत्र की बात कर रहे हैं जो पानी का शोधन कर रहा है पीने योग्य बनाने के लिए। दोबारा से दोहरा देते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब क्या है? ऐसा संयंत्र जहाँ पे पानी पीने योग्य बनाने के लिए उसका शोधन किया जा रहा है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अगर मैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करूँगा तो आपको यह समझना होगा कि घरों से, कल कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी को नदी की मुख्य धारा में डालने से पहले जो उसका शोधन किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको हम उस पूरे संयंत्र को हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कंटामिनेशन और पोल्यूशन में क्या अंतर है। जैसे प्रदूषित पानी है या दूषित पानी है, ये दोनों शब्दों को अगर हम समझें, यानी कंटामिनेशन और पोल्यूशन को अगर हम समझें, तो हमें यह देखने के लिए मिलेगा कि पोल्यूशन एक क्या है, एक वाइड शब्द है, बड़ा शब्द है, जिसके अंदर कंटामिनेशन भी है। मसलन आपने एक साफ़ ग्लास आरओ का पानी लिया, उसमें कुछ चॉक डाल दिया, और चॉक डालने से क्या होगा, वो उसमें धुंधलापन आ जाएगा, टर्बिडिटी बढ़ जाएगी। तो आप उसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसा पानी है, ये प्रदूषित पानी है, स्वच्छ जल, साफ़ जल नहीं है। उसी में अगर हमने कुछ ऐसे बैक्टीरिया, वायरसेस से प्रभावित कोई चीज़ डाल दी और पानी में वो जो जीवाणु हैं वो पनप गए या उसके अंदर मौजूद हैं, तो उन्हें भी हम पोल्यूशन की श्रेणी में ही रखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे कंटामिनेशन की, तो कंटामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ हम उनको गिनते हैं जो पैथोजेंस, यानी कि जीवाणुओं की वजह से जो पानी की क्वालिटी गिरी है, उसको हम कंसीडर करते हैं कंटामिनेशन में। आप यहाँ पर कुछ बिंदु हैं उनको समझ सकते हैं। देखिए, ये क्या करता है, पोल्यूशन से वाटर अनफिट हो जाता है फॉर बेस्ट यूज़। मतलब एक बार जो प्रदूषित पानी है वो कुछ हद तक, हालांकि एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको कोई रेकमेंड नहीं करेगा, लेकिन अगर आपके पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है तो आप जो पोल्यूटेड पानी है, यानी कि जो देखने में आपको ख़राब लग रहा, उसको पी सकते हैं, बट
अगर आपको यह पता हो कि यह कंटामिनेटेड वाटर है जिसमें हार्मफुल बैक्टीरिया पैथोजेंस मौजूद हैं, तो उन्हें कतई भी हमें पीने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमें बिल्कुल भी उनको पीने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो अनरिलायबल हैं, उन पे भरोसा नहीं कर सकते। पोल्यूशन की वजह से पानी में क्या क्या उपलब्ध होता है और ये कैसे आपको पता चलते हैं? देखिए, ये आपके सेंसेस से पता चल जाते हैं। सेंसेस का मतलब क्या है? आँख से देखकर, नाक से सूंघकर, और जब आप उसको पीने का प्रयास करते हैं तो टंग यानी कि आपके जिह्वा से उसके स्वाद से पता चल जाता है कि पोल्यूटेड पानी है। लेकिन अगर आप कंटामिनेशन की बात करेंगे तो यह किसी भी सेंसेस से पकड़ में नहीं आएगा। ये आपको जब आपके स्वास्थ्य को ख़राब कर देगा। असल में अगर गर्मी के सीज़न में आपने गंदा पानी पी लिया तो आपको डायरिया, कॉलरा जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तब आपको पता चलेगा कि ये कंटामिनेटेड वाटर था जिसमें पहले से सूक्ष्म जीवाणु मौजूद थे जिन्होंने पानी को ख़राब कर रखा था और पीने की वजह से वो हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब पोल्यूशन वाटर का कुछ उदाहरण, अगर हम सलाइन वाटर की बात करें, कोई ऐसा पानी जिसमें नमक है, जैसे समंदर का पानी खारा होता है, उसको कह सकते हैं एक लिमिट तक कि इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, तो वो पानी हमारे लिए ठीक नहीं है क्योंकि वो स्वाद से भी पकड़ा जाएगा। उसके बाद टर्बिड वाटर, मतलब जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें धूल मिट्टी मिली हों जो गंदा दिख रहा हो, मतलब क्लियर, अगर आप कांच के गिलास में देखें उसको तो क्लियर ना दिखे, तो वो टर्बिड वाटर की श्रेणी में आता है, वो पोल्यूटेड वाटर है। लेकिन यहाँ पर अगर जो कंटामिनेटेड वाटर्स होता है, इसमें पैथोजेंस की मौजूदगी होती है जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होते हैं। अब बात करते हैं कुछ तकनीकी शब्दों का जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, आपके रोज़मर्रा के जीवन में ये सुनने के लिए मिलते हैं। पहला है पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर का मतलब है पीने योग्य सुरक्षित जल। इसको आप बड़े सरल तरीके से समझ सकते हैं। पॉट मतलब घड़ा होता है, एबल ये समझने के लिए है कि ऐसा पानी जो आप घड़े में रखें। घड़े में कौन सा पानी रखते हैं आप? पीने योग्य पानी ही रखते हैं। तो अगर पोर्टेबल वाटर की बात करी जाए तो उसका मतलब ये होता है कि पीने योग्य स्वच्छ जल। यहाँ पर एक टर्म और आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, पैलेटेबल वाटर भी एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है कि वो पीने योग्य हो न हो, देखने में साफ़ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जैसे आप एक्वेरियम यानी कि जो फिशेस, मछलियों को रखने के लिए जो एक्वेरियम आप रखते हैं, या कोई फैंसी फाउंटेन आपने लगा रखा है, तो उसमें जो पानी होना चाहिए वो पैलेटेबल होना चाहिए, मतलब साफ़ होना चाहिए, देखने में वो अच्छा दिखना चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर से आप सभी समझते होंगे कि भाप को जब हम कंडेंस करते हैं, ठंडा करते हैं, तो जो पानी इकट्ठा करते हैं उसको हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। रेट ऑफ डिमांड, ये एक बहुत अच्छा शब्द है और इसको आपको अच्छे से समझना होगा। रेट ऑफ डिमांड से आप यह कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को एक दिन में जितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है उसको हम रेट ऑफ डिमांड बोलते हैं। जैसे हिंदुस्तान के अंदर जो वाटर सप्लाई की जाती है, जो वाटर सप्लाई स्कीम्स होती हैं, उसमें अमूमन जो ये लिया जाता है वो 135 लीटर पर कैपिटा पर डे लिया जाता है। पर कैपिटा मतलब है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। मतलब अगर सरकार, अमूमन ये मोटा आंकड़ा है कि सरकार अगर हमारे लिए जल की आपूर्ति कर रही है तो वो यह मान के चलती है कि एक इंसान को एक दिन में 135 लीटर जल की आवश्यकता होती है उसके अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपने कामों को करने के लिए। उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। आप जो टॉयलेट में पानी इस्तेमाल करते हैं, आप कुकिंग में यानी खाना बनाने के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए, और फिर आप घर की सफाई के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, उन सभी में ये इंक्लूडेड होता है। तो पर कैपिटा पर डे जो पानी की डिमांड होती है उसी को हम रेट ऑफ डिमांड बोलते हैं। हिंदुस्तान के अंदर ये लगभग 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। फायर डिमांड की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अग्निशमन यानी कि अगर कहीं आग लग गई हो उसको बुझाने का सबसे सरल और आसान तरीका है कि उस पर जल का छिड़काव किया जाए। जितनी भी हाई राइज बिल्डिंगें हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें हैं, वहाँ पे आज भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो तरीका है अग्निशमन के लिए वो साफ़ पानी, मतलब पानी का ही छिड़काव ही होता है। तो इसके लिए भी सरकार एक आंकड़ा रखती है कि हमें फायर डिमांड यानी कि अग्निशमन के लिए कितना पानी की आपूर्ति करनी है। वो लगभग 1 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से वो आपूर्ति करती है सरकार। तो फायर डिमांड से आप समझ सकते हैं कि अग्निशमन के लिए जो जल की आवश्यकता होती है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, उसको हम फायर डिमांड बोलते हैं। हाउस प्लम्बिंग का मतलब ये है कि आपके घर के अंदर जो जलापूर्ति के लिए सामान लगे हुए हैं,
मसलन आपके घर के दरवाजे तक तो जल निगम की या फिर जो वाटर बोर्ड की पाइप आ गई है, बट उसके बाद जो आप घर में उसको इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग जगहों पे जो पाइप और उसके फिटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सारा कुछ हाउस प्लम्बिंग में आता है। अब बात करते हैं सूअर की। देखिए सूअर एक जिसको हम मोटे तौर पे नाला बोलते हैं, जो घरों से निकलने वाला सूएज है उसको कलेक्ट करके और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है वहाँ तक ले जाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको हम सूअर बोलते हैं। अमूमन ये कई तरह के होते हैं, हम इसके बारे में आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। बात कर लेते हैं सूएज का। सूएज में बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में आने वाले स्वच्छ जल के साथ मिल करके उसको प्रदूषित कर देते हैं। इसमें आपका सॉइल जो आपके वाटर क्लोजेट्स यानी कि मानव मल जो पानी में घुल जाता है उसको भी सूएज की श्रेणी में रखते हैं। उसके साथ ही आपके किचन से निकलने वाला पानी भी सूएज की श्रेणी में ही आएगा। बाथरूम से भी निकलने वाले पानी को, जो कपड़े धुल रहे हैं, आप नहा रहे हैं, उसको भी सूएज की श्रेणी में रखते हैं। मोटे तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि इस्तेमाल के बाद भवनों से निकलने वाला गंदा पानी ही सूएज कहलाता है। अब ड्राई वेदर फ्लो की अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे ये कह पाऊँगा कि गर्मी के सीज़न में जब बारिश बिल्कुल नहीं हो रही हो, उस दौरान जो नालों में बहाव होता है यानी कि जो पानी की मात्रा बहती है उसको हम ड्राई वेदर फ्लो बोलते हैं। अगला क्या है, वेट वेदर फ्लो। वेट वेदर फ्लो में बारिश का पानी भी जुड़ जाता है। बारिश के समय में कुछ हमारे पास जो सूअर सिस्टम है उस पे एक्स्ट्रा लोड आता है, क्योंकि बारिश का पानी स्टॉर्म वाटर भी उसी के थ्रू होकर के बहता है। तो जब ये बारिश के सीज़न में जो हम किसी इंस्टेंट पे किसी मोड़ पर देखते हैं जो पानी की मात्रा है उसको हम वेट वेदर फ्लो की श्रेणी में रखते हैं। अब स्वच्छता, पानी को स्वच्छ रखने की ज़रूरत क्यों होती है, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसको बिंदुवार समझ लेते हैं। संक्रामक रोगों के प्रसार से बचने के लिए, जैसे पहले हैजा या प्लेग अमूमन जो बीमारी थी, या डायरिया भी है, अगर एक व्यक्ति संक्रमित है और उसकी वजह से कोई पानी का स्रोत संक्रमित हो गया तो उसको पीने वाले बहुत सारे लोग भी संक्रमित हो जाएंगे। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि पानी स्वच्छ हो। मानव मल को निस्तारित करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो हमारे टॉयलेट से, वाटर क्लोजेट से जो मानव मल निकलता है वो पानी में घुल करके वो सुरक्षित रूप से हमारे सूएज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंच जाता है और फिर वो उसकी क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव करके नदियों में उसको निस्तारित कर दिया जाता है। तो जल यहाँ पे भी ज़रूरी है, स्वच्छता का ज़रूरत है। जल जमाव आदि जल को रोकने के लिए स्वच्छता अगर हम रखेंगे तो जल जमाव नहीं होगा, जिससे कि मच्छर मक्खी और इनका जो संख्या में वृद्धि होती है अमूमन बारिश के सीज़न में, तो उसे रोका जा सकता है अगर हम जल जमाव को रोक पाते हैं स्वच्छता बरकरार रखते हुए। अब गंदे पानी को नदी की मुख्य धारा से मिलने से रोकने के लिए भी हमें स्वच्छता की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नदी में जो जलीय जीवन है वो प्रभावित न हो, क्योंकि वो भी हमारे इकोसिस्टम का, हमारे पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है, तो उनका भी होना बहुत आवश्यक है। उनको नुकसान पहुंचाना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तो हम स्वच्छता के माध्यम से उस पानी को भी साफ़ सुथरा करके ही नदी की मुख्य धारा में डालते हैं, निस्तारित करते हैं। अब बात कर लेते हैं सूएज के प्रकार की। अगर मैं सूएज के प्रकार पे चर्चा करूँ तो पहला फ्रेश सूएज है, जो अभी अभी आपके घरों से निकल रहा होता है गंदा पानी, उसको फ्रेश सूएज बोलते हैं। क्रूड या रॉ सूएज, बिना साफ़ किया हुआ उपचार किया हुआ जो गंदा पानी है उसको हम क्रूड या रॉ सूएज बोलते हैं। रॉ सूएज से आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि जो आपका गंदा पानी अलग अलग पाइपों से हो करके सूएज ट्रीटमेंट प्लांट तक अभी पहुंचा ही हुआ हो, मतलब अभी उसका उपचार शुरू न हुआ हो, उसको हम रॉ सूएज कहते हैं। सेप्टिक सूएज का मतलब ये है कि कहीं अगर हमारी सूअर लाइन चोक हो गई है, उसमें सूएज इकट्ठा हो गया है, तो वो समय के साथ उसमें एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया पनपते हैं और वहाँ से बदबू आना शुरू हो जाती है और वो पानी सड़ा हुआ दिखने लगता है। तो ऐसे सूएज को हम सेप्टिक सूएज की श्रेणी में रखते हैं। डोमेस्टिक सूएज से आप समझ सकते हैं कि हमारे रिहायशी भवनों से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसको हम डोमेस्टिक सूएज की श्रेणी में रखेंगे। कंबाइंड सूएज एक महत्वपूर्ण शब्द है
कंबाइन सुएज में क्या होता है कि हमारे घर से निकलने वाले पानी और साथ ही साथ बारिश के सीज़न में भी जो पानी इकट्ठा होता है, स्टॉर्म वाटर, उन दोनों को जब हम इकट्ठा रखते हैं, इकट्ठा देखते हैं, तो उसको हम कंबाइन सुएज की श्रेणी में देख पाते हैं। अब क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं कि अलग अलग जो वर्गीकरण है सूअर का। सूअर मतलब वो पाइप सिस्टम जिसके माध्यम से हम सुएज को आपके घरों से सुरक्षित रूप से ले जाते हैं सुएज ट्रीटमेंट प्लांट तक या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक, वो पूरा सूअर सिस्टम है, तो इन्हें समझने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले हाउस सूअर है। हाउस सूअर का मतलब ये है कि आपके घर के अंदर जो गंदे पानी को निकालने की व्यवस्था होती है, जो पाइप लगती है, उसको आप सिंपली हाउस सूअर कहते हैं। एक बारी जब आपके घर से निकलने वाली पाइप जा कर के कहीं ना कहीं मिलती होगी, वो कहाँ मिलेगी? आपके घर के समीप जो एक बड़ी पाइप पड़ी होगी जो आपके पड़ोसियों के घर से भी गंदे पानी को इकट्ठा करती होगी, उस पाइप को हम लेटरल बोलते हैं। यानी कि लेटरल कौन सा सूअर हो गया? ये ऐसा सूअर है जो अलग अलग घरों से सीधे गंदे पानी को इकट्ठा करता है, तो ये लेटरल है। अब डायमीटर की बात करें तो आपके घर में हो सकता है कि जो डायमीटर इस्तेमाल हो रही हो पाइप वो कम हो, लेकिन लेटरल की बात करेंगे तो इसका डायमीटर इससे ज़्यादा होगा। अब सब मेन सूअर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अब मैं इसको कॉलोनी के आधार पे बताऊंगा। जैसे आपके घर से और आपके पड़ोसियों के घर से जो गंदा पानी इकट्ठा करेगा उसको लेटरल बोलेंगे। अब आपके गली का जो सूअर लाइन है वो जा कर के आपके गली के सामने जो एक मेन रोड होगी उससे मिलेगा, तो उस मेन रोड के नीचे जो सूअर लाइन पड़ी होती है, जो अलग अलग गलियों से गंदा पानी इकट्ठा करती है, जो अलग अलग लेटरल से गंदा पानी इकट्ठा करती है, उसको सब मेन सूअर की श्रेणी में हम रखते हैं। अब बात करते हैं मेन सूअर की। मेन सूअर या ट्रंक सूअर क्या होता है? ये अलग अलग गलियों से जो आ रहे अलग अलग गलियों से जो मेन सूअर आ रहा है वहाँ से जो पानी निकल रहा है उसको इकट्ठा करता है और यह पानी वो आउटफॉल सूअर में डालता है। आउटफॉल सूअर एक बहुत बड़े डायमीटर की पाइप होती है जो सीधे सूएज ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी को ले जाती है। अब अलग अलग सूअर के शेप्स हैं, मतलब जो पाइपलाइंस हैं उनके शेप हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सर्कुलर शेप है। सर्कुलर शेप बहुत आम तौर पे इस्तेमाल होता है, ये 1 से 1.5 मीटर डायमीटर तक इस्तेमाल किया जाता है। यह एग शेप्ड सेक्शन है। एग शेप सेक्शन की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, यानी कि पानी की वह रफ्तार जिससे कि वो खुद को साफ़ कर सके, उसमें सिल्ट इकट्ठा न हो, इस एग शेप्ड सेक्शन में बहुत अच्छे से होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेक्शन है इसका कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो जब कम पानी फ्लो होता है तब भी यहाँ पे जो वेलोसिटी वी है वो ठीक ठाक हमें मिल जाती है। आगे देखते हैं बॉक्स सूअर है। बॉक्स सूअर हमेशा ही आउटफॉल सूअर के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी एक अच्छे वेलोसिटी से बह जाता है और ये सीधे कनेक्ट करता है सूएज ट्रीटमेंट प्लांट को। इलिप्टिकल सूअर आप देख पा रहे हैं, इलिप्ट है, ये इलिप्स है, नीचे हल्का सा इन्वर्टेड है, यह भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। ये आपके पास सेमी सर्कुलर सेक्शन है, ये भी सूएज का क्रॉस सेक्शन है, ऐसे भी हम सूअर लाइन इस्तेमाल करते हैं। पैराबोलिक सेक्शन आप देख पा रहे हैं, इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब जहाँ पर हम बना रहे होते हैं सूअर लाइन वहाँ पे मिट्टी की धारण सामर्थ्य कम हो तो हम पैराबोलिक सेक्शन का भी निर्माण करते हैं। और कुछ इसी तरीके से हॉर्स शू सूअर है। हॉर्स शू सूअर मतलब घोड़े के नाल के जैसा है, तो यह सेक्शन भी इस्तेमाल किया जाता है। बास्केट हैंडल सेक्शन ये पहले इस्तेमाल किया जाता था बट अब नहीं होता। यहाँ पे आप 2 सेक्शन देख सकते हैं कि ड्राई वेदर फ्लो में पानी इस सेक्शन में फ़्लो करता है, लेकिन जब बात करते हैं हम बारिश के समय में स्टॉर्म वाटर्स की, तो ये काफ़ी हद तक भरा हुआ फ़्लो करता है, तो ये हालांकि अब इस्तेमाल नहीं होता है। यू शेप्ड सूअर है, ये भी मेन या आउटफॉल सूअर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं बात करूं कि इस पूरे पाठ में हम लोगों ने क्या क्या अध्ययन किया, तो मैं आपको कह पाऊँगा कि हमने सबसे पहले जान पहचान की, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन की, फिर हमने उसकी आवश्यकता के बारे में पढ़ा कि क्यों हमारे लिए ज़रूरी है सैनिटेशन, उससे फ़ायदे क्या क्या होते हैं हमने उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया। अगर मैं एक बारी कुछ पॉइंट्स और दोहरा दूं आपके सामने, तो मैं आपसे कह पाऊँगा कि पीने के लिए पानी का शोधन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपके नज़रों से, आपकी आँखों से पानी स्वच्छ दिख सकता है ज़रूर, लेकिन वो कंटामिनेटेड भी हो सकता है, मतलब उसमें बहुत ही ख़तरनाक
ऐसे जीवाणु मौजूद हो सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए उसका शोधन करना बहुत आवश्यक है। मैं यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे साझा कर लेना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 2 ग्लास पानी हो, एक नदी का पानी हो और दूसरा आपके पास ज़मीन से निकला हुआ अंडरग्राउंड वाटर हो, और अगर आपको दोनों पानी के क्वालिटी के बारे में बिल्कुल भी पता न हो, तो आपको सबसे पहले पीने के लिए चुनाव कर लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई और विकल्प नहीं है तो आपको नदी से मिलने वाले पानी का चुनाव बिल्कुल कर लेना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए नदी के पानी में टर्बिडिटी हो सकता है, वो पोल्यूटेड हो सकता है, मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली हो सकती हैं जो वो पानी को गंदा दिखा सकती हैं, धुंधला हो सकता है पानी। लेकिन जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें डिज़ोल्व्ड इम्प्यूरिटीज़ यानी कि घुलनशील ऐसे तत्व मौजूद होंगे जो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसमें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया वायरसेस भी मौजूद हों। तो इसलिए अगर अंडरग्राउंड वाटर के बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, उसकी क्वालिटी के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, तो आपको सीधे स्रोत से अंडरग्राउंड वाटर का सेवन नहीं करना चाहिए, पीना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसके बजाय आप नदी में बहता हुआ जो बहता हुआ पानी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नदी से बहता हुआ पानी आप बिल्कुल पी सकते हैं, क्योंकि उसमें संभावना सिर्फ एक ही बात की होती है, जो बहुत ज़्यादा संभावना सिर्फ एक बात की होती है कि वहाँ पर टर्बिडिटी होती है, वो धुंधला दिख सकता है। इसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में और भी चर्चा किया, जिसमें अलग अलग क्रॉस सेक्शन शोर लाइन के पढ़े, हमने वर्गीकरण किया। यह पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैंने मदद ली है निमि द्वारा बनाई गई ई बुक्स का, जो ड्राफ्टमैन सिविल के लिए डिज़ाइन की गई है। साथ ही साथ मैंने वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की किताब जो एस के गर्ग साहब ने लिखी है, उससे कुछ रेफरेंसेस लिए हैं। मैं समझता हूँ कि आज का यह पाठ आप सभी के लिए लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।